नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम शुरू करेंगे साइंस का टॉपिक है प्रकाश और आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जितनी भी है वो पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश दैनिक जीवन में बहुत देखते हैं कि वहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, कोई वस्तु प्रकाश की सहायता से दिखाई देती है, ऐसा पढ़ते हैं। प्रकाश क्या होता है भाई? प्रकाश की सहायता, बिना प्रकाश के, अभी यहाँ पर प्रकाश है, इसकी वजह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर प्रकाश नहीं होता तो मैं दिखाई नहीं देता, इन अंधेरा होता। जब रात में कोई आपके साथ में प्रकाश का कोई स्रोत है, मान लो कोई टॉर्च है, फोन की टॉर्च है या कोई और टॉर्च है, तभी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वो नहीं है, यानी प्रकाश बिल्कुल है नहीं, रात में सूर्य का प्रकाश भी होता नहीं, तो कोई वस्तु को हम देख नहीं पाते। तो एक सीधा सा बेसिक फंडा में ये समझ में आता है कि प्रकाश होगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं प्रकाश के बारे में? मेरे साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं। प्रकाश के बारे में क्या लिख सकते हैं कि वह साधन जो वस्तुओं को दृश्यमान, यानी देखने लायक दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब देखो, प्रकाश आपको पता है एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस प्रकार उष्मा ऊर्जा होती है, बहुत सारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार प्रकाश भी एक तरह की क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश के बारे में दूसरा फैक्ट लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। अब प्रकाश के भी कुछ गुण होते हैं। क्या गुण हो सकते हैं कि प्रकाश किस प्रकार वातावरण माध्यम में किस प्रकार गमन करता है। तो प्रकाश सदैव, आपने देखा होगा, प्रकाश सदैव सरल रेखा में, यानी सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है। यानी अगर यहाँ पर कोई टॉर्च ली जाए और इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश बिल्कुल एक सीधी रेखा में जाएगा। अब आप सोचोगे सर ये तो ऐसे भी चला जाता है। हाँ भाई, ऐसे भी जाता है, वो तिरछी ऐसे दिख रही है, लेकिन आगे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अपने रास्ते में ऐसे चलते चलते आगे पीछे ऐसे होता रहेगा। ऐसे कब हो सकता है? जब कोई छोटा सा अवरोध हो, आगे पढ़ेंगे अलग अलग घटनाएं, तो छोटा सा अवरोध तो हो सकता है, बाकी नहीं होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। ऐसा नहीं आगे लहराता हुआ जाएगा, बिल्कुल सीधी किरणें हमेशा ही चलती है। अगर इस दिशा में मोड़ोगे तो इस दिशा में चला जाएगा, लेकिन जाएगा हमेशा ही कैसा? सीधा। तो प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करने के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। तो हम पढ़ते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे बोला जाता है? जिसको लाइट रे बोला जाता है। प्रकाश किरण प्रकाश के सरल रेखा में गमन करने के पथ को, यानी रास्ते को क्या बोला जाता है? पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गमन करता है, और इस सरल रेखा में जब गमन करता है तो ये रास्ता है उसका क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। और किरण आपको पता है बिल्कुल ऐसे सीधी दर्शाते हैं। जब प्रकाश किरण की बात हो तो ऐसे दर्शाएंगे। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है, और इस सरल रेखा में गमन करने की जो पथ बन रहा है, रास्ता बन रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रकाश किरण बोला जाता है। और वैसे आपने पढ़ा होगा भी प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी क्या होता है भाई? इस प्रकाश का, यानी प्रकाश से संबंधित जो भी गुण होते हैं, उसका विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको प्रकाशिकी और ऑप्टिक्स, यानी इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब देखो, ये प्रकाश है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते कैसे, ये पढ़ेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे आगे प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं अलग अलग।
प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण जितने भी होते हैं सब देखेंगे। तो प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले लेते हैं विवर्तन। विवर्तन, उसके बाद में पढ़ेंगे परावर्तन, उसके बाद में पढ़ेंगे अपवर्तन। बेसिकली देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कुछ घटना है, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। वैसे प्रकीर्णन वगैरह बहुत होते हैं, आगे पढ़ेंगे, मुख्य रूप से अभी ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन क्या बोला जाता है, विवर्तन कहते किसे। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अगर बीच में रास्ते में कोई अवरोध आ जाएगा, आप दैनिक जीवन में देखते हैं, टॉर्च लेके प्रकाश मारते हैं कहीं पर, किसी वस्तु पर टॉर्च ऐसे प्रकाश किरणें गिराते हैं, तो आप देखते हैं अगर वस्तु कैसी है। अब वस्तु भी दो प्रकार की हो सकती है, जो सामने वस्तु वो दो प्रकार की हो सकती है। वो सकती है पारदर्शी और एक हो सकती है अपारदर्शी। अब देखें भाई, पारदर्शी और अपारदर्शी में क्या फर्क है। पारदर्शी वो होगी जिसमें से आर पार प्रकाश की किरण जा सकती है। जैसे कोई भी कांच ले लें, बिल्कुल साफ कांच लें, क्लीन कांच लें, तो उसमें प्रकाश किरण आर पार जा सकती है। जिस प्रकार कोई टॉर्च होती है, टॉर्च के आगे कांच लगा होता है, उस कांच में से जो बल्ब का प्रकाश है वो बाहर निकल जाता है, तो कांच क्या होगा, एक बिल्कुल पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी कौन सा होगा, अपारदर्शी ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणें पार नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लें, मैं ये डस्टर ले लेता हूँ और इसके ऊपर प्रकाश किरण मारता हूँ, तो ये इसमें से पार नहीं जाएगी, प्रकाश किरण आगे नहीं पहुंच पाएगी, प्रकाश किरण यहीं तक अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाए। तो ये माध्यम कैसा हो गया, अपारदर्शी, यानी प्रकाश किरण इसमें से आगे गमन नहीं कर सकती, इससे टकरा कर रुक जाएगी। तो ये तो हो गया पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी जिसमें से प्रकाश किरण आगे गमन कर सकती है, और अपारदर्शी जिसमें से नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश किरण है, और यहाँ पर अगर है पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश किरण आगे चली जाएगी। अगर ये अपारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश किरण आगे जाएगी नहीं, और इससे टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। होगा या नहीं होगा। और लौटने की घटना अलग होती है, जब कांच होगा तो लौटेगी, नहीं तो यहीं पर समा जाती है, यहीं पर रुक जाती है। तो ये तो कब होगा, जब वस्तु बहुत बड़ी है। वस्तु कैसी है, जो माध्यम आ रहा है प्रकाश में, रास्ते में आ रहा है, जो रुकावट है वो कैसी है, बड़ी है। कभी कभी क्या होता है, प्रकाश किरण जा रही है और बिल्कुल छोटा सा कोई अवरोध आ जाए, प्रकाश के रास्ते में बिल्कुल छोटा सा कण भांति कोई छोटा सा अवरोध आ जाए, तो क्या होता है, प्रकाश किरण बिल्कुल इसके किनारे से मुड़कर आगे चली जाती है। इस प्रकाश किरण का इसके किनारों से मुड़कर आगे बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है, विवर्तन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विवर्तन। तो विवर्तन में क्या लिखेंगे भाई, प्रकाश किरण का लिखेंगे विवर्तन, परिभाषा लिखें विवर्तन की, प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का किसी छोटे अवरोधक से, अवरोधक के किनारों से टकराकर मुड़ने की, किनारों से टकराकर मुड़ने की प्रक्रिया विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। ये विवर्तन की प्रक्रिया कब होगी, जब माध्यम के अंदर है, या प्रकाश किरण जिस माध्यम में जा रही है उसके अंदर बिल्कुल प्रकाश किरण के रास्ते में, पथ में बिल्कुल छोटा सा अवरोध आ जाए। अगर बड़ा अवरोध आता तो ये घटना संभव नहीं है। छोटा सा अवरोध आ जाता था, उस समय प्रकाश किरण क्या होती है, उसके किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है, और इससे किनारों से मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। लिखे था विवर्तन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट है परावर्तन। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा परावर्तन। परावर्तन क्या चीज होती है, देखें, मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ अलग से टॉपिक है परावर्तन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अलग अलग पार्ट में कंप्लीट करेंगे एक साथ, संभव नहीं है पूरा। परावर्तन, रिफ्लेक्ट,
रिफ्लेक्शन बोला जाता है, जिसको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखें परावर्तन होता क्या है। अब हमने अभी देखा कि जितने भी वस्तुएं दिखाई देती है हमें प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं। क्या ये सीधी हमें ऐसे प्रकाश की सहायता से दिखाई सकती हैं, या इसमें और भी कुछ बीच में प्रकाश की कुछ घटनाएं घटित होती है उसके बाद में हमें दिखाई देती है? तो देखो कोई भी वस्तु, मान लो यहाँ पर कोई बुक पड़ी है और हमें ये बुक दिखाई दे रही है कब, जब दिन हो, और नाइट के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, जब प्रकाश उपस्थित नहीं हो, अंधेरा हो। तो दिन में क्यों दिखाई दे रहे भाई? दिन में यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत है, क्या? सूर्य। इस सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही है और वो प्रकाश किरणें किस पर पड़ रही है? इस पुस्तक पर। हमारी आंखों में नहीं आ रही है, सीधी कहाँ जा रही है? इस पुस्तक पर जा रही है। और इस पुस्तक पर जाने के बाद इस पुस्तक से टकरा कर वापस हमारे कहाँ पहुंच रही है? हमारी आंखों के पास। कहाँ पहुंच रही है? हमारी आंखों के पास, जिसकी सहायता से हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर क्या पड़ी है? ये पुस्तक पड़ी है। तो देखो ये प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा कर वापस हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और टकरा कर वापस पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन। इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई है यहाँ पर कि कोई भी वस्तु हम दैनिक जीवन में जो भी देख रहे हैं, संसार में जो भी वस्तु देखता है प्राणी, उसमें कौन सी घटना घटित होती है? बेसिक सी घटना घटित होती है, परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता क्या है? टकरा कर वापस लौटना। क्या कहलाता है? परावर्तन। तो ये प्रकाश किरण इससे टकरा कर हमारे आंख तक पहुंच रही है, तो यहाँ पर इसका हो रहा है परावर्तन। प्रकाश किरण का क्या हो रहा है? परावर्तन, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रश्न आ जाएगी, वस्तुओं को देखने में सहायक कौन सी घटना है? तो प्रकाश का परावर्तन। कौन सी घटना हो गई भाई? प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन होता कैसे है। परावर्तन के लिए भी कुछ शर्तें हैं, और परावर्तन के लिए जरूरी क्या है भाई? दर्पण हो सकता है, कोई भी चमकीली सतह हो सकती है, चमकीली सतह हो सकती है। तो परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरण का किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मान लो यहाँ पर कोई दर्पण पड़ा है, दर्पण बोले तो कांच। अब देखो दर्पण और कांच में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? देखे भाई, एक होता है दर्पण, हम दर्पण और कांच को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे है नहीं। क्या दर्पण और कांच एक जैसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है एक जैसे। दर्पण और कांच में कुछ ना कुछ फर्क है। आप प्रयास करें कि क्या फर्क है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हमें ये फर्क है। पहले आपके बताने से सर पहले हमें पता चल गया था। दर्पण और कांच में क्या फर्क भाई? आप कहोगे सर कांच है वही दर्पण है, एक जैसी बात है। तो कांच तो भाई गाड़ी के आगे जो मेन फ्रंट पे शीशा लगा होता है वो भी कांच ही है। क्या उसको दर्पण कह सकते हैं? उससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि परावर्तन कब होगा? जब वस्तु हो कैसी सामने, जो अवरोधक है वो कैसा हो? अपारदर्शी हो। पारदर्शी होगा तो प्रकाश किरणें सीधी सीधी उससे आगे गमन कर देगी, और टकरा कर वापस कब लौटेगी? नहीं लौटेगी। और नहीं लौटेगी तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। परावर्तन तो कब होगा? जब प्रकाश किरणें टकरा कर वापस लौटे उसके पास। तो ये किस कंडीशन में होगा? जब वस्तु कैसी हो? अपारदर्शी। कैसी हो? अपारदर्शी। तो परावर्तन के लिए सदैव ही जरूरी है कि जो अवरोधक हो कैसा हो? अपारदर्शी, तभी प्रकाश का परावर्तन संभव है। एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता कि माध्यम में जो अवरोधक हो कैसा होना चाहिए परावर्तन के लिए? अपारदर्शी। अब देखो कांच तो बहुत सारे दैनिक जीवन में जो कांच देखते हैं गाड़ियों के आगे लगे होते हैं, वो कौन से होते हैं? कांच जिसमें से आर पार देखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? कांच। तो कांच कैसे होते हैं भाई? पारदर्शी। खिड़कियों में लगे शीशे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? कांच होते हैं, पारदर्शी होते हैं। अब दर्पण क्या होते हैं? ऐसे कांच। दर्पण के संबंध में लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं अलग से परिभाषा लिख देता हूँ। दर्पण, पहले दर्पण की परिभाषा लिख दें। ऐसे कांच, ऐसे कांच जिनकी एक सतह पर पॉलिश किया हो, जिनकी एक सतह पर पॉलिश किया हो, दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। तो ऐसे कांच जिनकी एक सतह पर पॉलिश किया हो क्या कहलाते हैं भाई? दर्पण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह जब हम अपना मुंह देख के
देखते हैं कांच के अंदर, हर रोज देखते ही हो, तो वो कांच, उसको हम बोलते हैं दैनिक जीवन में अपनी बोलचाल की भाषा में उसको कांच बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो कांच नहीं, वो क्या है, दर्पण है। कांच अलग होता है, वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, और दर्पण कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, उसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। अगर सुबह लेके सामने खड़े हो जाए तो वो अपारदर्शी नहीं होता, तो कुछ मुंह दिखाई देता अपना, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आगे की कुछ वस्तु है वो दिखाई देती, तो उसको अपारदर्शी कैसे बनाया गया। अब ऐसे कांच, वो बिल्कुल कांच के जैसा ही था, लेकिन जो इसकी एक सतह थी, कोई भी एक सतह, पीछे वाली सतह पे उसका कलर कर दिया, क्या कर दिया, कलर कर दिया, जिसको पॉलिश बोला जाता है। ये भी कुछ विशेष पदार्थ का ही किया जाता है, आप बस इतना ध्यान रखें। ऐसे कांच जिनकी एक सतह पर पॉलिश किया हो क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। ऐसे कांच जिनकी एक सतह पर पॉलिश किया हो क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं, और उनको हम क्या बोलेंगे, दर्पण। और दर्पण आप देखते हो, जब मुंह देखते हैं तो एक साइड में सिर्फ पॉलिश किया होता है, पीछे एक साइड में आप खोल के देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा फ्रेम में बना हुआ तो उस फ्रेम को खोल के देखें, उसके पीछे हल्का सा पॉलिश किया है। अगर आप उसको किसी नुकीली चीज की या नाखून से रगड़ोगे तो वो पॉलिश उतर जाता है, और जहां से पॉलिश उतर गया वहां पर आप फिर देखोगे तो सामने की वस्तु दिखाई देगी, आपका मुंह नहीं दिखाई देगा, यानी प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कांच जिनकी एक सतह पर पॉलिश किया हो क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। और प्रकाश की परावर्तन की घटना किसकी सहायता से हो सकती है भाई, दर्पण की सहायता से हो सकती है, या फिर कोई भी चमकीली सतह, और वस्तु कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी, उसकी सतह कैसी हो, चमकीली हो, तो प्रकाश की परावर्तन की घटना बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। नोट कर लिया होगा। आगे जब परावर्तन का विस्तार से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे भाई दर्पण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दर्पण होते हैं। तो एक बार सीधा परावर्तन की परिभाषा लिख लेते हैं, परावर्तन के दो नियम समझ लेते हैं, उसके बाद में दर्पण पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, या इस क्लास में देखेंगे कौन कौन से गोली दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण में भी कौन कौन से दर्पण, किस प्रकार परावर्तन, सबसे अलग अलग पढ़ेंगे। तो परावर्तन की परिभाषा लिखे हैं, प्रकाश किरण का किसी प्रकाश किरण का किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या लिखो, देखो वापस ध्यान से पढ़ें कि प्रकाश किरण का किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर, इसके बीच में से लिखा है भाई, से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये कह रहा है प्रकाश किरणें, मान लो यहाँ पर एक हमने दर्पण लगा दिया, और दर्पण को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, इसके पीछे यहाँ पर डैश डैश करते हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि इसकी ये सतह है ना, इधर वाली ये तो चमकीली है, और पीछे वाली सतह पे जो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट किया ना, यहाँ पर क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, ऐसे लिख लें। ये कोई दर्पण है, और इसकी नीचे वाली सतह है, यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है, और ऊपर वाली सतह बिल्कुल कैसी है, चमकदार है। प्रकाश किरण का किसी दर्पण, मान लो कोई दर्पण ही ले लें, या कोई भी चमकीली सतह ले सकते हैं, कोई बर्तन ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे चमक रहा है, साफ है, किसी भी धातु का जो बिल्कुल चमकीला हो, वैसा भी ले सकते हैं। तो हम एक दर्पण ले रहे हैं, मान लो ये हमारे पास एक दर्पण है, प्रकाश किरण का किसी दर्पण, यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, मान लो इस दर्पण पर पड़ रही है, और ये प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण का किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, अब आप देखोगे ये दैनिक जीवन आप प्रयोग घर पे बैठ के अभी कर सकते हैं, कि एक प्रकाश किरण लेना है और सामने एक कांच रंग दर्पण रखना, हम कांच ही बोलते हैं आम भाषा में, और वो दर्पण होता है, उसको रखना है, और उस पर प्रकाश की किरण डालोगे तो वो देखेंगे आप टकराकर वापस लौटेगी, तो देखेंगे वापस ये टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी। यानी ये माध्यम, मान लो ये हमारा माध्यम 1 है,
और ये माध्यम कोई दूसरा था, इसके पीछे था, उसको नहीं देखना, हमें माध्यम। तो हम देखते हैं अगर ये आप अपारदर्शी है यानी दर्पण है या कोई चमकीली सतह जो अपारदर्शी है, तो यहाँ प्रकाश किरण आपतित कराने पर वापस टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन बिल्कुल जिस प्रकार ध्वनि का परावर्तन उसी प्रकार कि सीधा सा बस है, जैसे ऐसे मान लें कि हमने दीवार पे एक गेंद मारते हैं तो गेंद तुरंत दीवार से टकरा कर वापस हमारे पास आ जाती है। तो इस गेंद का जाना और वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन। उसी प्रकार प्रकाश के संबंध में यही है कि प्रकाश किरण का जाना और सामने माध्यम कोई सी भी अवरोध है उससे टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखें परावर्तन से संबंधित कुछ बातें। ये तो हो गया दर्पण या कोई भी चमकीली सतह। जो प्रकाश किरण आई जाती है ना, जो इस पर प्रकाश किरण डाली जाती है उसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। अब ये दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है ना, जो जाने वाली वापस लौटने वाली किरण है, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन की घटना हो गई। यहाँ पर प्रकाश किरण आई और यहाँ पर टकरा कर वापस लौट गई, तो यहाँ पर इस बिंदु पर कौन सी घटना हो गई? परावर्तन की घटना। तो आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण कौन सी हो गई? परावर्तित किरण, क्योंकि अब ये परावर्तन की घटना से निकल चुकी है। तो ये कौन सी किरण हो गई भाई? परावर्तित किरण। अब देखो इसके बाद में परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, वो नियम पढ़ेंगे कि परावर्तन के क्या नियम। तो परावर्तन के 2 नियम पढ़े जाते हैं बेसिक से, आप एक बार ये नोट करें, उसके बाद में लिखते हैं परावर्तन के नियम। देखें अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। बड़ा महत्वपूर्ण, कोई भी एग्जाम हो उसमें सवाल यहीं से छपता है कि परावर्तन के नियम क्या होता है। आपको बेसिक से एक डायग्राम दे सकता है, उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये देख लो, एक है दर्पण है और इस पर एक प्रकाश किरण है। आने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण और टकरा कर वापस जाने वाली किरण कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। ये यहाँ पर घटना कौन सी हो गई? परावर्तन की। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। बेसिक 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। परावर्तन के संबंध में पहला ही नियम बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब आपने परिभाषा तो पढ़ ली कि भाई आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आपतन कोण होता कौन सा, परावर्तन कोण होता क्या से। परिभाषा कोई नहीं पूछता है, आपको पूछा जाएगा इसमें इस प्रकार से प्रश्न देके इसके आधारित, इस नियम में आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखें यहाँ पर आपतित किरण हो गई और ये हो गई परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकरा रहे हैं इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाए। अभिलंब का मतलब ऐसा जो 90 डिग्री को बनाए उसकी रेखा खींची जाए। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाने वाली रेखा यानी लंब खींचा गया, लंब कहें या अभिलंब कहें। ये मान लो इस पर कोई अभिलंब है, इसको कह देते हैं, वो डैश कह देते हैं। ये एक अभिलंब खींचा गया, बिल्कुल सीधा खींचना भाई, यहाँ सीधा नहीं बनाया आप, बिल्कुल स्केल की सहायता से 90 डिग्री का, यानी इस दर्पण के साथ में बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए दोनों के पास, दोनों साइड में। अगर यहाँ पर एक ऐसा अभिलंब खींचते हैं, इसको बोला जाएगा अभिलंब। अभिलंब, ऊपर भी अभिलंब ही कहेंगे, यहाँ पर भी अभिलंब ही कहेंगे। यानी आपतन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बिल्कुल मिलान बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाए तो इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण, और इसको लिखते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं आर से। यहाँ पर मैं लिख देता हूं आई बराबर क्या है भाई? आपतन कोण, आपतन कोण, और आर क्या है? परावर्तन कोण। आई आपतन कोण और आर क्या है? परावर्तन कोण। तो ये होते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के मिलान बिंदु पर बिल्कुल जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रही वापस है, वहां पर एक अभिलंब खींचा जाए तो अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। और ये कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तित घटना में बराबर। इसका मतलब ये कह सकते हैं, गणितीय परिभाषा, गणित के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, कोण
आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। और ये क्या है, पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर, जहाँ आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। अब देखें गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ हो जाती है कि एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक अभिलंब दे देगा आपको और आपको इस कोण का मान दे देगा 30 डिग्री, और आपको पूछेगा यहाँ पर, इसको लिख देगा x, और आपको पूछेगा x का मान कितना। अब ये x का मान कैसे ज्ञात कर पाओगे, जब आपको परावर्तन का पहला नियम पता है और आपको पता हो कि ये 30 डिग्री क्या है भाई, आपतन कोण है, I का मान है। तो अगर I 30 डिग्री है तो इस परावर्तन के पहले नियम से I और R सदैव क्या होते हैं, बराबर, और इसके बीच में बनने वाला कोण कौन सा है, R। इसने भले ही x लिख दिया लेकिन वो परावर्तन कोण है। अगर ये 30 डिग्री है तो x भी कितना होगा भाई, 30 डिग्री। कौन से नियम से, परावर्तन के पहले नियम से कह सकते हैं, तो x का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई आपतन कोण कौन सा होता है, तो लिख देते हैं आपतन कोण, जिसको I से लिखा जाता है। आपतन कोण कौन सा होता है, तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण कौन सा है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और दूसरा लिखेंगे परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण, जिसको आर से लिखा जाता है, आर भी कैसा, स्मॉल। परावर्तन कोण कौन सा होगा, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। तो लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण कौन सा कोण कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण कौन सा होता है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण, और परावर्तन कोण कौन सा होता है, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण। एक बार बेसिक से ये नोट कर ले। तो नोट कर लिया होगा। देखें नेक्स्ट है परावर्तन का। अभी तक हमने सिर्फ एक नियम पढ़ा, एक और दूसरा नियम पढ़ना है। उससे पहले ऐसा करें कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी परीक्षा में आ जाए, आपको ऐसा डायग्राम बनाने को भी कहे, तो कभी भी ध्यान रखना, ऐसे आपतित किरण और परावर्तित किरण बनाओ तो इसको कभी भी आई मत कर देना। जो दर्पण के साथ बनने वाले कोण होता है, ये आपतन कोण या परावर्तन कोण मत बना देना। कौन से बनेंगे, जो अभिलंब के साथ में बनेंगे, यानी इसके दोनों किरणें आ रही है, बस एक ही याद रखना है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो दोनों किरणें बनेगी ना, उनके बीच में कोण बनेगी, कौन से, आपतन कोण और परावर्तन कोण। बाहर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों किरणों के बीच में आएंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब देखें एक क्वेश्चन लिखें भाई। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है भाई, लिखें कि परावर्तन की एक घटना में, लिखें परावर्तन की एक घटना में यदि आपतन कोण का मान, परावर्तन की एक घटना में यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, कितना होगा। अब देखो कभी कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परावर्तन की एक घटना में यदि आपतन कोण का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अब देखो इसको, इस प्रश्न को वैसे तो आपने हल कर लिया होगा, आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा। तो देखो जिसके नहीं आ रहा, देखें
अभी हमने परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है भाई, प्रथम नियम क्या कहता है, परावर्तन से संबंधित प्रथम नियम कहता है कि कोण आई बराबर होता है सदैव कोण आर के, यही कहता है प्रथम नियम। और यहाँ पर आई क्या है, आपतन कोण है, पहले ही लिखा है कि आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या होगा, परावर्तन कोण, और दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर परावर्तन की स्थिति में। कोण आई का मान, कोण आई क्या, आपतन कोण का मान भाई कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो आई का मान कितना है, 45 डिग्री। तो आर भी कितना होगा, कोण आर भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान कितना लिख देंगे, आंसर 45 डिग्री। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट करें। अब एक और क्वेश्चन छापे भाई, छोटा सा डायग्राम संबंधित क्वेश्चन है। ज्यादातर तो ये भाषा वाला कम ही पूछा जाता है, डायग्राम वाला ही पूछा जाता है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें और फिर आंसर बताने की कोशिश करें। आंसर कमेंट में लिखें भाई, जैसे ही आपके दिमाग में आते हैं वैसे। यहाँ पर गलती होगी तो चलेगी, लेकिन एग्जाम में किसी भी सूरत में गलती नहीं होनी चाहिए। ये कोई दर्पण है या चमकीला पृष्ठ है, सतह है, इसके ऊपर एक आपतित किरण हो रही है, ये आपतित हो रही है प्रकाश किरण, और ये हो रही है परावर्तित। आपको क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न में ये दिया गया है कि ये कोण कितने डिग्री का है भाई, ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री, कितने डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है कोण आई, और प्रश्न दे रखा है कि ज्ञात कीजिए कोण आई व कोण आर बराबर कितना होगा। आपको सिर्फ ऐसा दे रखा है कि परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है भाषा में कि यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, बिल्कुल और कोई घटना नहीं हो रही है, सिर्फ परावर्तन की घटना है। ये दर्पण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इस कोण का मान 60 डिग्री है। ये कोण आप पहचान ले कौन सा कोण है। तो बेसिक से आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर आई का मान 60 डिग्री, तो बिल्कुल गलत होगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर आई ये 60 डिग्री है ही नहीं, क्योंकि इधर वाला कोण आई होता ही नहीं। ऊपर देखें वापस, आई कौन सा होता है, इस किरण के अंदर और अभिलंब के बीच में। इसका मतलब हमने आई हमारे को नहीं दिया हुआ है, तो सर आप कह दोगे सर आई और आर नहीं दे रखा है, तो कैसे क्या बताएं कि कौन सा होगा। अगर आई या आर में से दोनों में से एक दे रखा है तब तो हमें बताना आता है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे, देखो परावर्तन की घटना कहती है कि इस बिंदु पर ये अभिलंब खींचा गया, और अभिलंब मतलब ये दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। इस साइड में भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और इस साइड में भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ थोड़ा अलग से चित्र बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का। और यहाँ पर एक प्रकाश किरण जो आ रही है कुछ इस प्रकार से, और ये कोण का मान दे रखा कितना, 60 डिग्री। तो ये कोण ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल, इसको x माना है तो ये पूरा 90 है, 90 में से अगर 60 घटा दे तो अंदर वाला कोण आ जाएगा, और अंदर कोण कितना आएगा भाई, 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 घटाएंगे तो अंदर वाला कोण कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि अंदर वाला कोण कितने डिग्री आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। अब हम कह सकते हैं कि ये अंदर वाला कोण है, ये कौन सा कोण है, आपतित किरण के साथ है। अगर ये आपतित किरण के साथ है तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ है तो परावर्तन कोण कह सकते हैं। इसका मतलब अब हमारे पास आई का मान आ गया है, और आई का मान कितना आ गया भाई, आपतन कोण का मान कितना आ गया, आई बराबर आ गया 30 डिग्री। यानी कोण आई बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। जब आई 30 डिग्री आ गया तो परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आई और आर हमेशा कैसे होते हैं, आपस में बराबर। इसका मतलब कोण आर बराबर भी कितना होगा, 30 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिख देंगे, किस वजह से होंगे भाई, कारण क्या है कि परावर्तन का प्रथम नियम यही कहता है कि कोण आई सदैव किसके बराबर होता है, कोण आर के। तो ऐसा प्रश्न आता है बेसिक से, तो बहुत चांस होते हैं गलत होने के, और आप सीधा सा आंसर क्या लिखते हैं बच्चे की, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, यानी आई भी 60 डिग्री और आर भी 60 डिग्री। लेकिन बड़ा सोचने वाली बात है, एक कॉन्सेप्ट याद रखें बेसिक सा, कि आई और आर सदैव दोनों किरणों के बीच में होंगे, बाहर कभी भी नहीं होंगे, और बीच वाले कोण आपको ज्ञात करने हैं, और ये हमेशा क्या होता है, अभिलंब होता है। तो अगर इस साइड में ये कोई कोण दे रखा है तो भी 90 में से घटा के अंदर वाला ज्ञात कर लेंगे, और इधर दे रखा है तो भी 90 में से घटा के अंदर का आई ज्ञात कर लेंगे। नोट करें।
तो देखें अब हम पढ़ेंगे परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का द्वितीय नियम। तो लिखें परावर्तन का द्वितीय नियम। पहला नियम पढ़ लिया था, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण आई बराबर होगा कोण आर के। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है, देखो बिल्कुल अगर ये आपने डायग्राम बना लिया तो प्रथम नियम और दूसरा नियम दोनों बिल्कुल समझ में आ सकता है, आप रटने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम को देख के लिख सकते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल आपको बनाना आना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है कि आपतित किरण, मेरे साथ साथ देखते जाएं, आपतित किरण, तो लिख दिया भाई आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा लगाएं और लिखें भाई परावर्तित किरण, तो लिख दिया परावर्तित किरण। डायग्राम में देख देख के दूसरा नियम लिख दें, आपतित किरण लिख दिया, परावर्तित किरण लिख दिया, और क्या दिख रहा है भाई ऊपर, अभिलंब, तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण लिखें आगे, परावर्तित किरण तथा और क्या दिख रहा है, अभिलंब, तो लिखेंगे अभिलंब। अभिलंब कितने हो गए भाई, 1 2 और 3, तीन अवयव हो गए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीन हो गए ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। बस दूसरा नियम हो गया कंप्लीट। पहला नियम बिल्कुल आसान था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम उससे भी आसान है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते, मतलब यहाँ से देखा जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित है या नहीं, एक ही बिंदु पर स्थित है ना, तो बस यही भाषा में लिखा है। बना तो हमने पहले ही दिया था दूसरा नियम, बिल्कुल भाषा लिखनी थी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम। अब गलती कहाँ होगी आपके, देखो मैं बता दूं गलती भी कहाँ होगी, गलती यहाँ होगी आप लिखोगे आपतित कोण और लिख दोगे परावर्तित कोण, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोण नहीं लिखना है, द्वितीय नियम में आएगा सिर्फ किरण और पहले नियम में क्या आएगा, कोण। अब गलती यहाँ भी हो सकती है कि पहले नियम के संबंध में लिख सकते हो आप कि आपतन कोण की जगह लिख दो आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होते हैं। तो भाई किरण का यहाँ पर कोई माप नहीं है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बिल्कुल माप है नहीं, कोई जरूरी नहीं है पार कितनी जगह। यहाँ पर अगर टॉर्च नजदीक है तो आपतित किरण की लंबाई कम हो सकती है, परावर्तित किरण आगे कोई माध्यम अवरोधक दूर है तो दूर तक जा सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले नियम में ध्यान रखना कोण आएगा और दूसरे नियम में क्या आएगी, किरण आएगी। तो कोण आएगा पहले, फिर आएगी किरण। कैसे याद रखोगे, ये कोण शब्द है और ये किरण है। कोण में कितने अक्षर है भाई, 2, और किरण में कितने हैं, 3। तो पहले कौन आएगा, छोटा आएगा, उसके बाद में बड़ा आएगा। तो पहले नियम में आएंगे कोण और दूसरे में आएगा किरण, जो बड़े हैं उसको बाद में आएंगे। तो किरण वाला शब्द दूसरे नियम में यूज करना और कोण वाला पहले में। तो वापस एक बार रिवाइज कर ले, हमने प्रकाश पढ़ा था, और प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो ऐसा साधन भी कह सकते हैं जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान। और दृश्यमान जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है किसके कारण, प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रकाश की अलग अलग कुछ घटनाएं, विवर्तन पढ़ा था। विवर्तन क्या करता है, वैसे पढ़ा था कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, और सरल रेखा में गमन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। अब देखो जब प्रकाश के माध्यम के अंदर बिल्कुल छोटा सा अवरोध कहा जाए तो प्रकाश किरण सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। उसके बाद में हमने शुरू किया था परावर्तन, और परावर्तन क्या होता है, कोई भी दर्पण ले लें या चमकीली पृष्ठ ले लें, उससे प्रकाश किरण का टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और परावर्तन से संबंधित 2 नियम है, और दोनों नियम क्या कहते हैं, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। बस ये छोटा सा आज का यह था कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। अब 10th क्लास के संबंध में देखा जाए तो, और किसी भी एग्जाम से संबंधित देखा जाए तो आगे दर्पणों से परावर्तन की घटनाएं पढ़नी होती है। तो कल से पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में कि दर्पण होते क्या, कितने प्रकार के हो सकते हैं। दर्पणों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, दर्पणों के उपयोग पूछे जाते हैं, और दर्पणों से
दर्पणों के सामने कोई वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आगे पढ़ेंगे आवर्धन वगैरह। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी डाउट है उसको भी करें, जो प्रश्न है उसका कोई आंसर है तो उसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फीडबैक ज़रूर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार क्लास देखते रहें। और आगे किस टॉपिक से संबंधित आपको कोई समस्या है तो उस टॉपिक को पहले लिया जाएगा यदि आप कमेंट में लिखते हैं तो। और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़ते रहें।